बचपन में हम अपने स्कूल और आस पड़ोस में अक्सर सुना करते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, जिससे सब तबाह हो जाएगा। अब भी कई बार सुन लेते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, वगैरह वगैरह। तब हम अक्सर सोचते रहते थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, दुनिया को खत्म होते हुए देखने का एहसास कैसा होगा। तो लीजिए, आज हम उसी दौर में पहुंच चुके हैं, थैंक्स टू द कोरोना वायरस। नमस्कार, आप डाकिया पोस्ट से जुड़ चुके हैं, जहां आप ही के सामने खुलता है खबर का लिफाफा। हालांकि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर नई दुनिया बनेगी, ये चक्र फिर चलेगा जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन हालात बुरे, बहुत बुरे ज़रूर हैं। आपको हर वक्त एक डर सता रहा है कि कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं, आपके घर परिवार और रिश्तेदारी में किसी को ये कोरोना वायरस छू ना पाए, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए आदि। खैर, इस बीच ये तो सुकून की बात है कि अब हमारे पास वैक्सीन, एक हथियार तो ज़रूर है कोरोना के खिलाफ, लेकिन ये कितना कारगर है और पूरा 1 साल होने के बाद भी हम इस बीमारी के बारे में कितना जान पाए हैं, ये सबके सामने है। इसके साथ वायरस से लड़ने में कारगर एक और हथियार है प्लाज्मा थेरेपी, जिससे देश और दुनिया में कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। आज हम प्लाज्मा थेरेपी को समझने की कोशिश करेंगे और उसका इतिहास और बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जानने की इच्छा रखने वाले लोगों तक हमें पहुंचाएं। अब समझते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के अलावा कलरलेस प्लेटलेट्स होते हैं। इसी में एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। एंटीबॉडीज़ इस लिक्विड फ्लूइड में तैरती रहती है, इसलिए इसे एंटीबॉडी थेरेपी भी कहते हैं। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनती है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। प्लाज्मा का 92% भाग पानी होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैवल ब्लड के प्लाज्मा से होता है। जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, वह जब ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। यह एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करती है। ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में ये एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जो उसे ठीक होने में मदद करता है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज संभव है। समझते हैं कि प्लाज्मा को डोनेट कैसे किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे पहले डोनेट करने वाले का टेस्ट होता है। टेस्ट के जरिए ये देखा जाता है कि उसके खून में किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है। संक्रमण जैसे शुगर, HIV या हेपेटाइटिस वगैरह। अगर ब्लड ठीक पाया गया तो उसका प्लाज्मा निकालकर ICU के पेशेंट को दिया जाता है। प्लाज्मा शरीर से निकालते कैसे हैं, ये समझना हो तो सुनिए। प्लाज्मा डोनेशन में हाथ से ब्लड लेकर हाईटेक मशीनों से ब्लड को गुजारा जाता है, जिससे डोनर के सेल से ब्लड का लिक्विड पोर्शन अलग हो जाता है। इसके बाद डोनर को वो खून वापस कर दिया जाता है, कुछ सलाइन मिलाकर। ये प्रोसेस काफ़ी सेफ होता है और कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है। प्लाज्मा को डोनेट होने के बाद 24 घंटे के अंदर फ्रोजन कंडीशन में डाल दिया जाता है, जिससे उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जीवित रहे। प्लाज्मा को 1 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अब बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है। हम बताते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस तरह के लोगों का वजन 50 किलोग्राम या ज़्यादा होना चाहिए और शारीरिक तौर पर एकदम फिट होना चाहिए। प्लाज्मा डोनर का हीमोग्लोबिन काउंट 8 से ऊपर होना ज़रूरी है। अब हर कोई कोरोना से ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर पाए, ऐसा भी नहीं है। प्लाज्मा वो लोग नहीं दे सकते जिनका वजन 50 किलो से कम है। जो महिलाएं पहले प्रेग्नेंट रह चुकी हों, वो भी प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकती। कैंसर का मरीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट और किडनी से जुड़ी बीमारी वाले प्लाज्मा दान नहीं कर सकते हैं। हालांकि देश और दुनिया में प्लाज्मा थेरेपी की सक्सेस को लेकर एक्सपर्ट के ओपिनियन अलग अलग हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर है, कुछ इसे कोरोना के इलाज के लिए ठीक नहीं मानते। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा था कि थेरेपी से सीरियस कोविड पेशेंट्स की हालत में सुधार नहीं होता है। मेदांता के फाउंडर डॉक्टर नरेश त्रेहान के मुताबिक उनके हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशनल डाटा के मुताबिक थेरेपी की सफलता में टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
प्लाज्मा डोनेशन हम सब के लिए नया है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन के लोग जानते हैं कि प्लाज्मा का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आया है और ये ट्रॉमा, जले हुए, शॉक में गए पेशेंट्स, लिवर डिजीज और कई तरह के क्लॉटिंग डेफिशिएंसी वाले लोगों को दिया जाता रहा है। भारत में इसकी चर्चा बीते कुछ समय में शुरू हुई जब दिल्ली में कुछ लोगों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया था। हमें मालूम होना चाहिए कि पहली बार कब इस्तेमाल हुई थी ये थेरेपी। दरअसल 1890 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग ने पाया कि डिप्थीरिया से संक्रमित खरगोश से सीरम लेने पर वो डिप्थीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में प्रभावी साबित हुआ। इसके बाद कई प्रकार के महामारियों के दौरान एक ही प्रकार के उपचारों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें 1918 का स्पेनिश फ्लू महामारी और 1920 में हुआ डिप्थीरिया का प्रकोप वगैरह शामिल है। उस समय कमल से प्लाज्मा थेरेपी कम प्रभावी थी और इसके पर्याप्त साइड इफेक्ट भी थे। प्लाज्मा की खोज के लिए एमिल वॉन बेहरिंग को मेडिसिन क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक सबसे पहले स्थापित किया गया। इसके अलावा देश के कई अन्य भागों में भी अब प्लाज्मा बैंक बन चुके हैं। अगर आप भी प्लाज्मा दान करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, इससे किसी की जान बच सकती है। वैसे जिंदगी में एक चीज़ तो क्लियर होनी ही चाहिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो साल में एक बार ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो आपको ऑर्गन भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीका है किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का। बाकी अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम इसी तरह के मुद्दे आपसे डिस्कस करने के लिए लाते रहें। हमने आज शुरुआत की है ताकि कल बेहतर हो सके। नमस्कार।